उन्होंने विधि शास्त्र को 3 वर्गों में बांटा। पहला आपका लिखवाया गया, ये भी आपका क्वेश्चन बना है एक बार, जबकि में कम और आखिर का ज्यादा बना है कंडीशन में। पहला आपका विशिष्ट विधि शास्त्र, दूसरा लिखिए सामान्य विधि शास्त्र यानी कि जनरल जूरिस्प्रूडेंस, सामान्य विधि शास्त्र, और तीसरा कंपैरेटिव जूरिस्प्रूडेंस यानी कि तुलनात्मक विधि शास्त्र, तुलनात्मक विधि शास्त्र। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इसी में अभी ग्रे का ही लिखना है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। वास्तव में विधि शास्त्र, वास्तव में विधि शास्त्र कायिकी, कायिकी माने बॉडी होता है, कायिकी या शरीर विज्ञान से, कायिकी माने शरीर होता है बॉडी, वास्तव में विधि शास्त्र कायिकी या शरीर विज्ञान से ज्यादा प्रारूपिक विज्ञान नहीं है। वास्तव में विधि शास्त्र कायिकी या शरीर विज्ञान से ज्यादा प्रारूपिक विज्ञान नहीं है, यानी कि फॉर्मल साइंस नहीं। देखिए कहते क्या है कि मुख्य रूप से जो परिभाषा है उसको देखिए। ये बताते हैं कि विधि शास्त्र क्या है, तो विधि शास्त्र न्यायालयों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नियमों के अभिकथन तथा क्रमबद्ध व्यवस्था एवं उन नियमों में अंतर्निहित यानी कि समाहित जो सिद्धांत है उसी का आपका कह सकते हैं कि माने सिद्धांत है, उसी को जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि न्यायालय किसी मामले में, चाहे वह मामला सिविल हो या क्रिमिनल, जिन नियमों का पालन करते हैं या न्यायालय में जिन नियमों को तर्क के रूप में उठाया जाता है, उन्हीं नियमों का आपका क्रमबद्ध अध्ययन ही जूरिस्प्रूडेंस में किया जाता है। यानी कि अधिवक्ता अपने पक्ष में फैसला लेने के लिए न्यायालय में जो तर्क उठाते हैं, आपका उन्हीं तर्कों का क्रमबद्ध अध्ययन इसमें किया जाता है जूरिस्प्रूडेंस। क्योंकि ये ज्यादातर न्यायाधीशों के समर्थक रहे हैं, अतः कहाँ जाता ये फोकस करेंगे न्यायालयों पर। यानी कि आपका पहले ही दिन बताया गया कि चूंकि विधि की परिभाषा को लेकर विद्वानों में एक मत नहीं है, अतः विधि शास्त्र की भी परिभाषा को लेकर एक मत नहीं होगा। जो विधि शास्त्री जिस विचारधारा का होगा वह जूरिस्प्रूडेंस को उसके अनुसार क्या करेगा, परिभाषा। ये हमेशा। अगला लिखिए भाई आपका प्रोफेसर ईटन के अनुसार, ईटन के अनुसार तो हमें बड़ी मंत्र ईटन के अनुसार लिखिए विधि के सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन, विधि के सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन एवं उनकी क्रमबद्ध व्यवस्था, एवं उनकी क्रमबद्ध व्यवस्था विधि शास्त्र का विज्ञान है, एवं उनकी क्रमबद्ध व्यवस्था विधि शास्त्र का विज्ञान है। अगला विद्वान लिखे हेंस केल्सन, हेंस केल्सन
इनके बारे में फिर 2-4 लाइन जानिए। एक्स्ट्रा भी आपका पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि वियना विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे, तो आपका जवाब रहेगा हेंस केल्सन। दूसरा फिर क्वेश्चन बनता है कि किसने आपका ग्रैंड नॉर्म या मूल मानक का सिद्धांत दिया, तो आपका जवाब रहेगा हेंस केल्सन। फिर तीसरा क्वेश्चन बना है आपका कि हेंस केल्सन किससे एक कदम आगे माने जाते हैं, तो ये अपने गुरु यानी कि लिखवा भी गया था ऑस्टिन से एक कदम क्या माने जाएंगे आगे। हेंस केल्सन आपका किस विचारधारा से थे, तो विश्लेषणात्मक या एनालिटिकल विचारधारा से, और इन्होंने आपका जूरिस्प्रूडेंस को क्या कहा, तो आपका ग्रैंड नॉर्म बताया भी गया था। देखिए ग्रैंड नॉर्म का मतलब हमने आपको एक स्तूप या पिरामिड बताया था और ये बताया था कि ऊपर एक ग्रैंड नॉर्म या मूल मानक या मूल संकल्पना या सर्वोच्चता होती है, और ये मूल नियम है, और इस नियम से ही नीचे के नियम वैधता पाते हैं, यानी कि अन्य नियम या अधीनस्थ नियम भी होते हैं, और ये नीचे के नियम किसका वायलेशन नहीं कर सकते, मूल नियम का। तो मूल नियम का मतलब ग्रैंड नॉर्म का। तो आपका किसने, अब ये क्वेश्चन बनता है कि किसने आपका माने विधिशास्त्र को मानकीय विज्ञान कहा है, नॉर्मेटिव साइंस। तो जैसे ही मानक शब्द आए या मानकीय आए, तो आपका कौन सा विद्वान है जो मानक पर चलता है, नॉर्म पर चलता है, नॉर्म यानी कि मानक आपका, तो कौन सा विद्वान है, हेंस केल्सन। अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है, एक लेक्चर पूरा लग जाएगा, 1 घंटा कम से कम इनका सिद्धांत समझाने में, ग्रैंड नॉर्म। लेकिन आपका बस जूरिस्प्रूडेंस की परिभाषा के लिए एक लाइन जानना है कि किसने विधिशास्त्र को मानकीय विज्ञान कहा, अर्थात नॉर्मेटिव साइंस कहा है, तो हेंस केल्सन। लिखिए भाई, इनकी विशेषता भी लिखते रहे, थोड़ा बहुत लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके एरो बना, पहले इनकी परिभाषा लिख लीजिए। विधिशास्त्र मानकीय विज्ञान है, विधिशास्त्र मानकीय विज्ञान है, यानी कि जूरिस्प्रूडेंस इज द नॉर्मेटिव साइंस। ये भी पूछा जा चुका है, परिभाषाएं तो खूब पूछी जाती है। हर साल पेपर भी अभी से आप शुरू कर दीजिए, मैं फिर बता रहा हूँ, जो भी साल पेपर हो आपका जूरिस्प्रूडेंस का शुरू कर दीजिए, और जो आपको गलती उसमें मिले पढ़ाने के बाद, तो उसको साल पेपर में सुधारते रहिए, यानी कि अपने अनुसार उसका आंसर, क्योंकि 15 से 20% हर एक साल पेपर में गलत दिया है। एक साल पेपर एक लोग दिखा रहे थे सीआरपीसी की धारा 3 का, और उसमें ये दिया था आपका कि सीआरपीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भाई न्यायपालिका को कार्यपालिका से क्या करना, क्योंकि न्यायिक मजिस्ट्रेट अलग और कार्यपालक, तो उसमें अलग ही दे दिया था। तो भाई आपका कर्तव्य है कि जहाँ भी आपको लगे कि सर ये पढ़ाए थे और इसमें तो भिन्न दिया है, तो एक बार कम से कम पूछ लीजिए और उस क्वेश्चन को क्या करिए, सुधारिए। एक और क्वेश्चन गलत मैं बता रहा हूँ, सीआरपीसी का है, ये दिया था कि एक पुलिस अधिकारी है, उसे उचित संदेह होता है कि बी ने हत्या किया है, तो पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है, तो जब हत्या का मामला है तो वारंट के बिना क्या कर सकता है। लेकिन उसमें आप दिया था आंसर कि मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो वैसे भी आपकी गलतियां हैं, जो छाप रहे हैं इनका भी कर्तव्य है कि क्या करें, इन गलतियों को सुधारें। तो सतर्क रहिए भैया, नहीं कि रट्टा मार कर जाइए। जो भी साल पेपर है आप उसमें 20% गलतियां, उसको क्या करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा पढ़ते समय।
तो आपका हेंस केल्सन का जूरिस्प्रूडेंस इज द नॉर्मेटिव साइंस, ये जरूर याद रखिए। इसके बाद कुछ सामान्य बातें इनके बारे में लिखिए। ये वियना विचारधारा के प्रतिपादक थे। ऑस्ट्रिया में वियना है तो बताया जाएगा। ये वियना, ये भी क्वेश्चन आ चुका है जेल तो जाकर देखते रहे कि आया है कि नहीं, जो सर बता रहे हैं आपका भी कर्तव्य है। ये वियना विचारधारा के प्रतिपादक थे, वियना विचारधारा। दूसरा लिखिए, इन्होंने मूल मानक का सिद्धांत दिया। ग्रैंड नॉर्म, इंग्लिश में कहते हैं ग्रैंड नॉर्म, ये मिलाने के लिए आया है ये मूल मानक। लिखिए, इन्होंने मूल मानक का सिद्धांत दिया। फिर तीसरा क्वेश्चन बना है कि हेंस केल्सन किससे एक कदम आगे माने जाते हैं, तो उसको लिख लीजिए पूरा बात। ये मतलब कि हेंस केल्सन का चल रहा है। ये जॉन ऑस्टिन से एक कदम आगे माने जाते हैं। ये जॉन ऑस्टिन से एक कदम आगे माने जाते हैं। इसके बाद लिखिए, इन्होंने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ यानी कि विधि का शुद्ध सिद्धांत नामक किताब लिखी। ये किताब में पूछा गया प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, या इन्होंने विधि का शुद्ध सिद्धांत, या विशुद्ध भी कहते हैं, विधि का शुद्ध सिद्धांत नामक किताब लिखी। इसी लाइन में भी एक और लिखिए, ये विज्ञान की शक्ति पर ज्यादा विश्वास करते थे। ये विज्ञान की शक्ति पर ज्यादा विश्वास करते थे। देखिए, ज्यादा विश्वास करके इन्होंने कहा, क्या लास्ट में एक बार और समझाया जाए, आगे तो डिटेल में हम पढ़ाएंगे कि इन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार मैथ में या गणित में आपका 2 + 2 = 4 होता है, उसी प्रकार आपका जूरिस्प्रूडेंस में भी है कि यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो हर हाल में उसे उस अपराध के लिए दंड मिलना चाहिए। जैसे कि ये सेट है कि 2 + 2 = क्या 4, तो वैसे ही सेट है कि आप ऑफेंस करेंगे तो आप क्या पाएंगे, दंड माने पाएंगे आपका। ये आगे बताया, अगला लिखिए भाई, आपका लिखिए प्रोफेसर, अगला विद्वान लिखिए प्रोफेसर H.L.A. हार्ट। प्रोफेसर H.L.A. हार्ट, इनका भी क्वेश्चन इनके बारे में निश्चित बनता है। पिछली बार यूपीजे में इनके बारे में 2 क्वेश्चन बना था। हार्ट का विधि और नैतिकता यानी कि लॉ एंड मोरालिटी, इस पर 2 इनका कोटेशन पिछली बार बना था, लेकिन एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। आगे डिटेल में हम इनके बारे में देखेंगे। तो इनका पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ये यानी कि प्रोफेसर हार्ट, अभी लिखिए ना, पहले समझिए तब क्वेश्चन ये नया बन सकता है कि प्रोफेसर हार्ट किससे एक कदम आगे माने जाते हैं। तो प्रोफेसर हार्ट के गुरु केल्सन थे, तो ये किससे एक कदम आगे माने जाएंगे, हेंस केल्सन। ये पहला जाता। तो गुरु चेला का लिस्ट मैं बताया था, फिर दोहराना पड़ेगा क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं और बार बार इसको क्या करना पड़ेगा,
दिमाग में बैठाना पड़ेगा। देखिए, रटना अलग बात है और कॉन्सेप्ट बनाना अलग बात है। आप रट सकते हैं लेकिन जीवन में कभी समझ में नहीं आएगा। अरे आप जज बन भी गए तब भी नहीं आएगा। और समझे रहेंगे तो आपका जीवन भर के लिए वो दिमाग में क्या रहेगा, भूत जैसे भरा रहेगा, भूसा जैसे नहीं, भूत जैसे भरा रहेगा। तो सतर्क रहना भाई। ये किससे, हाँ, तो पहले गुरु और चेलों का नाम देख लिया जाए। सबसे पहले जर्मी बेंथम आते हैं, इसके बाद इनके चेले ऑस्टिन, इनके चेले केल्सन, इनके चेले हार्ट आते हैं। और इन चारों को हमें डिटेल में एनालिटिकल या विश्लेषणात्मक स्कूल में पढ़ना है, इनका सिद्धांत। अब कौन किससे एक कदम आगे है पूछे तो ऑस्टिन जर्मी बेंथम से आगे होंगे, केल्सन ऑस्टिन से, और हार्ट पूछ ले तो किससे कदम आगे, अपने गुरु यानी कि हैंस केल्सन। इनकी किताब ज्यादा पूछी जाती है। कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, ये भी यूपीजे और उत्तराखंड भी बना चुका है कि कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ किताब किसने लिखी, तो किसने लिखी, प्रोफेसर H.L.A. हार्ट। फिर आपका यूपीजे में आया कि विधि और नैतिकता, विधि में कुछ नैतिकता होनी चाहिए, ये हार्ट बताते हैं। यानी कि विद कोटेशन आया था, लिखवा जाएगा। लॉ एंड मोरलिटी के बारे में अगर क्वेश्चन आए तो व्यापक व्याख्या किसने किया है, आपका प्रोफेसर H.L.A. हार्ट। यानी कि क्या कानून में कुछ नैतिकता होनी चाहिए, इस विषय पर भी हम देखेंगे कि नैतिकता होनी चाहिए कि नहीं। और अंत में आपका ये जूरिस्प्रूडेंस को परिभाषित करते हैं और देखिए क्या कहते हैं कि विधि शास्त्र के विज्ञान की कुंजी प्राइमरी यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक मतलब सेकेंडरी या सहायक नियमों के सहयोग या सम्मिलन में निहित है। इसका मतलब ये बताते हैं कि जो जूरिस्प्रूडेंस है वह आपका प्राथमिक और द्वितीयक नियमों के सम्मिलन से बना है और आपका प्राथमिक और द्वितीयक नियमों का ही जूरिस्प्रूडेंस में अध्ययन किया जाता है। तो आखिर इनके अनुसार फर्स्ट रूल क्या है और सेकेंडरी रूल क्या है, तो फर्स्ट रूल को ये ड्यूटी से जोड़ते हैं और सेकेंडरी रूल को ये क्षमता से जोड़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति का कर्तव्य होता है, कर्तव्य माने प्राथमिक नियम, और द्वितीयक नियम का मतलब शक्ति या क्षमता। तो जो ये आपका इनके अनुसार जो ये ड्यूटी और पावर है, इसी के सम्मिलन का यानी कि इसी के एकीकरण या इसी के बारे में, इसी के समेकन के बारे में, इसी के सम्मिलन के बारे में जूरिस्प्रूडेंस में अध्ययन किया जाता है। और कर्तव्य और क्षमता के सम्मिलन को ही हम क्या कहते हैं, जूरिस्प्रूडेंस। अब ड्यूटी क्या है, क्षमता क्या है, ये आगे इनका जब सिद्धांत चलेगा एनालिटिकल में, वहाँ हम कर्तव्य का बंटवारा करेंगे, क्षमता का बंटवारा करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। लिखिए भाई इसके बारे में, पहले इनकी परिभाषा लिखिए, तब ये एक्स्ट्रा बातें लिखवाई जाए। लिखिए, विधि शास्त्र के विज्ञान की कुंजी विधि शास्त्र के विज्ञान की कुंजी प्राथमिक को आगे कोट में लिख लीजिएगा कर्तव्य। आपका प्राथमिक के आगे कोट में लिख लीजिए ताकि समझने के लिए। प्राथमिक का मतलब क्या हुआ, प्राथमिक नियम, प्राथमिक नियम और द्वितीय नियमों लिखिए भाई, प्राथमिक नियमों बना लीजिए। प्राथमिक नियम माने कर्तव्य हुए, प्राथमिक नियमों
और द्वितीयक नियमों के सहयोग में निहित हैं। द्वितीयक नियमों के सहयोग में निहित हैं। द्वितीयक को बना लीजिएगा कोर्ट में क्षमता। द्वितीयक जो नियम है उसको क्या कहते हैं आसान भाषा में? क्षमता कहते हैं। इनके बारे में पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ पुस्तक लिखी। कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ बहुत पूछा जाता है किताब। इन्होंने, ये देखिए नेट जेआरएफ में भी काफी काम करेगा भाई, आपका बता दिया जाए। जो लोग एलएलएम कर रहे हैं या कर लिए हैं उनके लिए भी बहुत फायदामंद है आपका ये जो कानून पढ़ाया जा रहा है। इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ पुस्तक लिखी। अगला लिखिए, इन्होंने विधि तथा नैतिकता के बारे में विस्तृत वर्णन किया। लॉ एंड मोरालिटी। इन्होंने विधि तथा नैतिकता के बारे में विस्तृत वर्णन किया। ये भी आगे में पढ़ना है। इसके बाद लिखिए, प्रोफेसर हार्ट केल्सन से एक कदम आगे माने जाते हैं। ये क्वेश्चन अभी आया नहीं है, आ सकता है। प्रोफेसर हार्ट हेंस केल्सन से एक कदम आगे माने जाते हैं। प्रोफेसर हार्ट हेंस केल्सन से एक कदम आगे माने जाते हैं। अगला लिखिए, ये विश्लेषणात्मक विचारधारा से संबंधित है। ये विचारधारा भी लिखते रहे, किस स्कूल से हैं? ये विश्लेषणात्मक विचारधारा से संबंधित हैं। देखिए आपका हेंस केल्सन में एक बात छूट गई थी भाई, बैक हो जाइए, थोड़ा बहुत जगह भाई छोड़कर लिखिए। देखिए आपका नियम ये है कि जब नया विद्वान लिखिए तो 2 लाइन छोड़कर लिखिए। इसका ये है कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं कुछ न कुछ नई बातें हमेशा क्या करेंगे उस विद्वान के बारे में मिलती रहें, तो वही ऐड कर दें। एक क्वेश्चन और आपका हेंस केल्सन का छूट गया था, उसको हेंस केल्सन में लिखिएगा बैक होकर। जो हम हेंस केल्सन लिखवाया वही का ऐड करिएगा। क्वेश्चन ये बना भी है कई बार कि विश्लेषणात्मक विचारधारा का गोल्डन एज या स्वर्ण युग कौन है, या अपने चरमोत्कर्ष पर इस समय विश्लेषणात्मक विचारधारा थी, यानी कि एपेक्स पर, यानी कि सबसे उसका विकास हुआ, तो वो थे आपका हेंस केल्सन। एक लाइन लिखिए, हेंस केल्सन का समय, एक लाइन कहीं ऐड कर लीजिए। हेंस केल्सन का समय विश्लेषणात्मक विचारधारा का गोल्डन एज माना जाता है। हेंस केल्सन का समय विश्लेषणात्मक विचारधारा का गोल्डन एज। अब यहाँ शब्द हमेशा चेंज किया, गोल्डन एज माना जाता है। देखिए यूपीजे में यहाँ शब्द चेंज किया है, तभी आपका ये दिया है कि इस समय चरमोत्कर्ष पर, अपने सर्वोच्च शिखर पर एनालिटिकल स्कूल था, तो हेंस केल्सन मानना है। एक बार ये बना है आपका कि सबसे ज्यादा विकास आपका इस विद्वान के समय हुआ एनालिटिकल का, तो आपका हेंस केल्सन मानना है। या इंग्लिश में आपका
आपका एक, या चरमोत्कर्ष पूछा जाता है। चरमोत्कर्ष माने सबसे क्या ऊपर, चरम पर। तो कब चरम पर थी एनालिटिकल स्कूल? तो ये क्वेश्चन दो बार आया है, इसको अंडरलाइन करिए। अगला विद्वान लिखिए भाई आपका प्रोफेसर हार्ट भी हो गए, इसके बाद प्रोफेसर एलेन। प्रोफेसर एलेन, इनका भी बहुत पूछा जाता है। प्रोफेसर एलेन, देखिए प्रोफेसर एलन, जहाँ तक एलन की बात है, ये सबकी आलोचना ही करते रहते हैं। जैसे कि समाज में कुछ लोग होते हैं, चाहे कोई पंथ हो, कोई पार्टी हो, सबकी खिंचाई करते रहते हैं। तो प्रोफेसर एलन भी इन्हीं में से, और सबकी क्या करते हैं, खिंचाई करते हैं ज़्यादा और सिद्धांत कम देते हैं। जैसे कि कई विद्यार्थी होते हैं कि कौन क्या पढ़ रहा है, इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और अपनी पढ़ाई पर कम। तो ये नियम आप लोग कोई अपना रहा हो तो चेंज कर दीजिए, अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान, और दूसरा क्या कर रहा है उस पर क्या करिए, कम ध्यान दीजिए, तो भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। आपको सलाह दी जाती है, अब करिए ना करिए भाई, केवल डायरेक्शन तो कौन जाकर देख रहा है, लेकिन अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा और दूसरे के पढ़ाई पर क्या देना है, कम ध्यान। ये नहीं कि दूसरा क्या पढ़ रहा है उसी टेंशन में जीते रहिए। ये भी सतर्क रहना है। तो प्रोफेसर एलन कौन क्या कहा, उन्हीं का अध्ययन किए, और अध्ययन करने के बाद सबकी क्या किए, ज़्यादातर खिंचाई। तो लेकिन पहले अब किसकी खिंचाई क्या किए, वही कोटेशन पूछा जाता है कि किसने जॉन ऑस्टिन को विधिशास्त्र में ताड़ या तरबुल या ताड़ी का वृक्ष कहा है। ये भी कोटेशन यूपीजे में आ चुका है, जाकर देखिएगा। ताड़ का वृक्ष जैसे ही आए, तरबुल या ताड़ी का, घबराना नहीं है, आपका क्या मार देंगे, प्रोफेसर एलन। इसके बारे में इन्होंने कहा है तो जॉन ऑस्टिन, तो तरबुल का पेड़ होता क्या है, बहुत लंबा होता है, जैसे खजूर का, तरबुल का, ताड़ का आपका बहुत लंबा होता है और पत्ते भी कम होते हैं। तो कबीर दास की वाणी याद रखिए, बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे ताड़ नहीं, जैसे पेड़ खजूर, और पत्ती को छाया नहीं और फल लागे, यानी कि लंबा लंबा फेंकना, इसे कहते हैं। यानी कि प्रोफेसर एलन ये कहते हैं, आसान भाषा में, एकदम आसान भाषा कि जिस प्रकार नेता, यानी कि नेता लोग बहुत लंबा लंबा फेंकते हैं कि हम 15 लाख देंगे, तो हम 10 करोड़ नौकरी देंगे, तो हम 5 लाख नौकरी देंगे, तो हम 72,000 रुपया देंगे सालाना। उसी प्रकार जॉन ऑस्टिन लंबा लंबा फेंकते हैं, ये संप्रभु वो संप्रभु, लेकिन धरातल पर कोई असर नहीं होता, यानी कि बातों से धरातल पर असर नहीं होता। ये प्रोफेसर एलन कहते हैं। इसके बारे में ताड़ का वृक्ष बना देते हैं ऑस्टिन। ये रट कर जाइएगा, तरकुल का वृक्ष या ताड़ का या खजूर का भी पूछ ले तो किसने कहा था, एलन। इसके बारे में ऑस्टिन। देखिए आगे बताया जाएगा प्रोफेसर एलन का भी विचार विस्तृत तौर पे, लेकिन यहाँ तो आपका अभी हमें मुख्य रूप से जूरिस्प्रूडेंस की क्या परिभाषा देते हैं वह देखना है। लिखिए तब समझाए। तो विधि शास्त्र विधि के मूलभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है। देखिए विधि शास्त्र विधि के मूलभूत माने सब्सटेंसिव, सारवान भी कहा जाता है। विधि शास्त्र विधि के मूलभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है। संश्लेषण मतलब कि मिश्रण, ना तो लिख लीजिएगा। यानी कि जो विधि के सारवान प्रिंसिपल होते हैं
उन्हीं का सम्मिलन या मिश्रण क्या है, जूरिस्प्रूडेंस। और वित्त के सामान्य सिद्धांतों का ही जूरिस्प्रूडेंस में हम क्या करेंगे, अध्ययन। ये कौन बताते हैं, आपका प्रोफेसर एलन। तो ये परिभाषा कम पूछी गई है, लेकिन इनकी आलोचना ज्यादा पूछी गई। पैराग्राफ चेंज करके लिखे, प्रोफेसर एलन ज्यादातर विद्वानों का की आलोचना करते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, प्रोफेसर एलन ज्यादातर विद्वानों की आलोचना करते हैं तथा जॉन ऑस्टिन की आलोचना करते हुए इन्होंने ऑस्टिन को विधि शास्त्र में ताड़ का वृक्ष कहा है। विधि शास्त्र में ताड़ का वृक्ष कहा है। तरकुल या कबीर की भाषा में आपका खजूर का भी कह सकते हैं, यानी लंबा लंबा फेंकने वाला, ताड़ का वृक्ष का। और हेडिंग डालिए, 2 लाइन छोड़कर ही लिखते रहिए, ताकि नई बात आए तो क्या किया जाए, उसको एड करवा दे। 2 लाइन छोड़कर लिखते रहे भाई। हेडिंग डालिए। अब देखिए आपका ऐतिहासिक परिभाषाएं हो गई विचारधारा वालों की। ये जो परिभाषाएं चली आपका एनालिटिकल वालों, यानी कि विश्लेषणात्मक। अब आइए समाजशास्त्री विचारकों की परिभाषाएं। लिखिए, हेडिंग डालिए। मैंने परिभाषा को हमने अलग अलग बांट दिया। देखिए, समाजशास्त्री विचारकों की परिभाषाएं तो लिखवाया गया था आपका समाजशास्त्री या सोशियलिस्ट विचारधारा के फादर कौन थे? रास्को पाउंड की इहरिंग। और ये कहाँ जन्म ली? जर्मनी में। रटते रहिए, इहरिंग कहाँ के थे भाई, ये भी पूछा गया। लिखिए भाई, पहला लिखिए आपका रास्को पाउंड भी बहुत पूछा जाता है। रास्को पाउंड, इसके बारे में आपका पहले बताया जाएगा। परिभाषा तो बस 1 लाइन का रहेगा। इन्होंने विज्ञान को विधि का विज्ञान कहा, यानी कि साइंस ऑफ लॉ। जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ। तो याद रखिए, विधि का विज्ञान, विधि का दार्शनिक पक्ष, ये सब अलग अलग है। देखिए, शुरुआती दौर में विज्ञान को दर्शन माना जाता था, और आपने शुरुआती दौर की जितनी परिभाषाएं देखी उसमें साइंस शब्द का यूज नहीं हुआ, फिलॉसफी या दर्शन का। लेकिन जब आधुनिक विद्वान आए तो वह दर्शन शब्द का प्रयोग न करते हुए किसका प्रयोग करने लगे? साइंस। ये भी सतर्क रहना, दर्शन की जगह। तो आपका ये जो रास्को पाउंड है, इसके बारे में 3-4 नियम देखिए, तब आपका परिभाषा लिखवाए। रास्को पाउंड किस विचारधारा से संबंधित है? पहला क्वेश्चन बनता है वो समाजशास्त्र। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि किसने हितों की या इंटरेस्ट की व्यापक व्याख्या की? तो रास्को पाउंड। फिर अगला क्वेश्चन, किसने सोशल इंजीनियरिंग या सामाजिक यांत्रिकी या सामाजिक इंजीनियरिंग या सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत दिया? तो रास्को पाउंड। किसने दिया? रास्को पाउंड। और विधि का काम है कि सोशल इंजीनियरिंग को आगे बढ़ाए, यानी कि विधि ऐसी होनी चाहिए जो समाज के लोगों के जो हित हैं, हित यानी कि डिमांड है, डिजायर है, यानी कि मांग है,
इच्छा है, आपका इन मांग और इच्छाओं में बैलेंस बनाए, यानी कि इनमें क्या करे, सामंजस्य स्थापित करे। और आपका जब इनमें सामंजस्य स्थापित होगा तो कानून अधिक से अधिक लोगों की अधिक से अधिक क्या करेगा, भलाई। लेकिन जो हित है बताया जाएगा उसमें कानून ऐसा हो जो क्या करे, टकराव लाए कि आपका सामंजस्य बैठाए, सामंजस्य टकराव नहीं। और लिखिए इसको भाई, और इसकी परिभाषा लिखे तब और लिखवाए। विधि शास्त्र विधि का विज्ञान है, ये पूछा जा चुका है, ये भी अंडरलाइन कर लीजिए। विधि शास्त्र विधि का विज्ञान है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। ये समाज शास्त्रीय विचारधारा से संबंधित है। ये समाज शास्त्रीय विचारधारा से संबंधित है। इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग यानी कि सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत दिया। इंग्लिश वर्जन पे लिख दीजिएगा, हिंदी में चेंज करता रहता। सोशल इंजीनियरिंग ये याद रखना, सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत दिया। तो अगला विद्वान लिखिए भाई, डिग्वी या ड्विगिट, डिग्वी भी कहा जाता है, डिग्वी, डिग्वी कहिए या ड्विगिट कहिए, डिग्वी या ड्विगिट लिखिए। विधि शास्त्र सामाजिक विज्ञान है, यानी कि ज्यूरिस्प्रूडेंस आपका सोशल साइंस है। विधि शास्त्र सामाजिक विज्ञान है। देखिए टैक्स शब्द पर चेंज हो रहा है, विधि का विज्ञान दे दे तो कौन, राष्ट्रोपंत, और जैसे ही सामाजिक विज्ञान दे तो आप क्या मार्क कराएंगे, आपका डिग्री। इन्होंने लिख के पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, सोशल साइंस है, बस इतना याद रखना है। इन्होंने कर्तव्य पर आधारित व्यवस्था, कर्तव्य पर आधारित व्यवस्था का वर्णन किया है। देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन ये बनता है, आपका कर सकते हैं इनके बारे में। किसने ये कहा था कि व्यक्ति के पास केवल एक अधिकार है और वह है अपने कर्तव्य का पालन। ये आपका दो लोगों ने इस बात को कहा था। सबसे पहले ऑगस्ट काम्टे ने कहा था और इसी को गंभीरता से कहा डिग्वी। तो यूपीजे में आपका जो अगर ऑगस्ट काम्टे आए तो ऑगस्ट काम्टे मारना है, और अगर ऑगस्ट काम्टे न आए तो डिग्री आए तो डिग्री। लेकिन एक बार आपका कह सकते हैं कि दोनों विद्वानों का नाम आ चुका है और दोनों में एक चुनना है। वही समस्या ये थी कि जब दोनों में एक चुनना है तो किसको चुना जाए, ये समस्या थी। क्योंकि ऑगस्ट काम्टे ने भी यही बात कही कि व्यक्ति का केवल एक अधिकार है कि अपने कर्तव्य का क्या करे, पालन। तो अब ये समस्या गंभीर थी, तो हम भी नहीं बता पा रहे थे भाई किसको मारा जाए, तो आयोग ने बता दिया और डिग्वी कहा। यानी इसका मतलब हो सकता है कि डिग्वी ने ज्यादा इसकी व्याख्या की है तो भाई उसको मान, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे कि आपका विध संप्रभ का समादेश है, तो ज्यादा लोग यही जानते हैं कि ये सबसे पहले आपकी ने दिया, लेकिन आपकी ने नहीं दिया। सुबह विला इद द कमांड ऑफ सॉवरेन जर्नी बेंथम ने किया,
लेकिन उसकी व्यापक व्याख्या किसने किया? आत्मा ने। इसीलिए इनको माना जाता है। इसको आगे कर्तव्य पर आधारित व्यवस्था दिए थे। लेकिन इसके बारे में एक लाइन इन्होंने यह कहा कि अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये विवादित क्वेश्चन है। इन्होंने यह कहा कि इन्होंने मतलब कि आपका ये डिग्री, इन्होंने यह कहा कि व्यक्ति के पास केवल एक अधिकार होता है, व्यक्ति के पास केवल एक अधिकार होता है, अपने कर्तव्यों का पालन करना। अपने कर्तव्यों का क्या करिए? पालन। तो आप लोग भी अपने कर्तव्यों का पालन करिए, ये भी कहा जा सकता है। यानी कि अच्छे से क्या करिए? पढ़िए। अगला लिखिए भाई, आपका अगला विद्वान लिखिए हेराल्ड जे लास्की। हेराल्ड जे लास्की, इनका भी कोटेशन आ चुका है। हेराल्ड जे लास्की, लास्की 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 याद रखिए। अब हेराल्ड जे लास्की का भी कई बार मैं बता चुका हूँ। जूरिस्प्रूडेंस इज द आइज ऑफ लॉ, यानी कि विधि शास्त्र विधि की आंख है। आंख यानी कि नेत्र है। लिखिए विधि शास्त्र विधि का नेत्र है, ये भी आ चुका, अंडरलाइन करिए। जूरिस्प्रूडेंस इज द आइज ऑफ लॉ समझाया भी गया था इसको भाई। अगला विषय आपका लास्की एक और आप कहते हैं भाई, अंतरराष्ट्रीय विधि में पूछा जाता है। आपका अंतरराष्ट्रीय विधि में थोड़ा कोरिलेट करके कहेंगे सुनिए। वहाँ आपका इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें यूपीजे में पूछता है, और ये पूछता है कि किसने अंतरराष्ट्रीय विधि को कोसाई लॉ कहा, यानी कि विधि सदृश या अर्ध विधि या कल्प विधि कहा। तो कल्प विधि या कोसाई आपका लॉ, इंटरनेशनल लॉ को किसने कहा है? तो वह थे हेराल्ड जे लास्की। एक लाइन और अलग से लिखे थे, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय विधि को विधि सदृश माना है, जो शुद्ध हिंदी में शब्द है। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय विधि को विधि सदृश माना है। इसको इंग्लिश में लिख लीजिएगा, वासीला या आपका विधि सदृश। ये कल्प विधि, कल्प लिखा जाता है, क आधा ल प, कल्प भी कहा जाता है। कल्प विधि मानद विधि में आसान भाषा में लिखवाया जाता है, लिखवाया जा रहा है। अगला लिखिए भाई जूलियस स्टोन, पिछली बार भी आया था जूलियस स्टोन। अगला विद्वान लिखिए जूलियस स्टोन, क्या बहुत पूछा जाता है। जूलियस स्टोन, देखिए जूलियस स्टोन एक अधिवक्ता थे, तो अधिवक्ता होने के नाते किसका ज्यादा सपोर्ट करेंगे? अधिवक्ताओं, इसमें कोई शक नहीं है। और इन्होंने एक किताब लिखी, उनकी किताब भी पूछी जाती है और इनका कोटेशन पूछा जाता है। इन्होंने कहा कि विधि शास्त्र अधिवक्ताओं की आपका बहिर्मुखी अभिव्यक्ति है। बहिर्मुखी अभिव्यक्ति को हिंदी में 2-3 शब्द, लेकिन इंग्लिश में लायस एक्स्ट्रावर्जन, लायस एक्स्ट्रावर्जन इंग्लिश वर्जन जरूर याद कर लीजिएगा। और हिंदी में देखिए क्या पूछा जाता है, अधिवक्ताओं की बाह्यदर्शिता है, अधिवक्ताओं की बहिर्मुखी है या बाह्यदर्शिता है,
या इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई अधिवक्ता कोर्ट में जाता है और न्यायाधीश के समक्ष अपने पक्ष में फैसले के लिए जो तर्कों के तीर चलाता है, मैंने जो बातें क्या करता है न्यायाधीश के यहाँ रखता है, उसी का अध्ययन ही इसमें किया जाता है जूरिस्प्रूडेंस। फिर एक बार समझिए वाह्यदर्श का मतलब क्या हुआ, यानी कि जब कोई अधिवक्ता अपने मामले में न्यायालय से अपने पक्ष में निर्णय सुनाने के लिए जिन तर्कों को कहाँ रखता है कोर्ट में, तो जूलियस स्टोन कहते हैं कि उन तर्कों का अध्ययन ही हम कहाँ करते हैं जूरिस्प्रूडेंस। और ये सही बात है कि आप भी जब जूरिस्प्रूडेंस जान लेंगे तो अपनी बातों को समाज में बहुत अच्छे तरीके से आप क्या कर सकते हैं प्रस्तुत, इसमें कोई शक नहीं है। लिखिए भाई इसमें विधिशास्त्र अधिवक्ताओं की बहिर्मुखी अभिव्यक्ति है। बहिर्मुखी, अंतर्मुखी ना मार दीजिएगा, अंतर्मुखी मतलब मन में रखना। लिखिए विधिशास्त्र अधिवक्ताओं की बहिर्मुखी, एक्स्ट्रा वर्जन कहा जाता है, इंग्लिश वर्जन लिखवा, बहिर्मुखी अभिव्यक्ति है। बहिर्मुखी को थोड़ा दूसरी भाषा में लिख लीजिए बाह्यदर्शिता, क्योंकि ये बहिर्मुखी नहीं दिया है, बाह्यदर्शिता लिखा है, इसको लिखिए हिंदी में बाह्यदर्शिता। इसको इंग्लिश वर्जन लिखिए लायर्स एक्स्ट्रा वर्जन, इंग्लिश वर्जन याद करके जाइएगा। और क्या शब्द दे दे मैंने भाई क्या भरोसा और कुछ लिख दे, लायर्स एक्स्ट्रा वर्जन EXTRO लिख लीजिए, इसके लिए EXTRO VERSION लार्ज एक्स्ट्रावर्जन यानी कि बाह्यदर्शिता। लिखिए इनकी किताब पूछी जाती है भाई, लिखिए इन्होंने प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ नामक किताब लिखी, ये भी पूछा जा चुका है। इन्होंने प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ, प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ नामक किताब लिखी, अंडरलाइन करिए, ये भी आ चुका है यूपीसी में। लिखिए इन्होंने विधि को 3 भागों में बांटा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इन्होंने विधि को 3 भागों में बांटा। इन्होंने विधि को 3 भागों में बांटा। लिखिए पहला भाग विधि और तर्क यानी कि लॉ एंड रीजन। फर्स्ट लिखिए विधि एवं तर्क, दूसरा विधि और न्याय, विधि और न्याय, तीसरा विधि और समाज यानी कि लॉ एंड सोसाइटी, विधि और समाज। आपका ये आपका जूलियस स्टोन के भी बारे में, तो समय भी हो गया सीपीसी का, 15 मिनट ब्रेक रहेगा भाई, सीपीसी चलेगी। आपका स्पेशल बैच 11 बजे के बाद 11 चलेगा, 45-50 मिनट कम से कम सीपीसी भी चलेगा। 15 मिनट ब्रेक ले लीजिए, तब आपका सीपीसी कल इसको हम आगे परिभाषा भी खत्म हो जाएगी, आपका स्कूल पर भी आ जाएगा।
स्कूल पर कल नेचुरल स्कूल कल शुरू किया जाएगा, पहला सब क्रम से चलेगा। नेचुरल इसके बाद ऐतिहासिक के कुछ बैठा सबसे स्कूल भी 4-5 बैठा।